हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके यौगिक में आज का टॉपिक है कार्बन के अपर रूप। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से अपर रूप होते हैं कार्बन के। ठीक है। तो प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हुए होते हैं। तो प्रकृति में कार्बन जो तत्व है, हमने पहले ही बताया था कि जो जितनी भी अधिकतर चीज़ें बनी हुई है हमारे चारों तरफ, हमारे एटमॉस्फेयर में, सब में क्या है, कार्बन मौजूद है। तो वो कार्बन के जो भौतिक गुण के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के बने हुए होते हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही इसमें अंतर होता है। आबंध के बारे में हमने अभी पढ़ा ही था पिछले पार्ट में। तो उसके आबंध के बारे में पढ़ा ही था कि कैसे कैसे आबंध बनते हैं। तो उसके आधार पर ही इसमें अंतर किया जा सकता है कि कार्बन के परमाणु कौन कौन से होते हैं। अब हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है। जैसे कि ये कार्बन है, तो इसकी ये किस तरह से होगा, 4। हमने पहले बोला था इसकी संयोजकता 4 होती है, बताया हुआ है ये। तो ये 4 संयोजकता होती है, तो 4 आबंध से जुड़ा हुआ होता है। तो जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है, कि जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हीरे का स्ट्रक्चर है कि इसमें त्रिआयामी संरचना बनती है। तो फिर इसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर बना हुआ होता है। अब इसमें तो ये थे कि त्रिआयामी संरचना बनाई हुई थी हीरे में, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होगा, ये एक ही तल पर स्थित होंगे। कि देख रहे हैं आप, तो एक ही तल पर स्थित है, बीच में ये गैप आ रहा है, फिर उसके बाद ये दूसरी लेयर आ जाती है। तो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। ये आप इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है और ये कार्बन है। ये आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये क्या, ये लाइन से जुड़े हुए हैं, जिससे क्या, ये षटकोणीय रचना बना रहे हैं या हेक्सागन शेप बना रहे हैं। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है। अब इसमें से जो एक आबंध होगा जिससे ये जुड़ा हुआ होगा, एक आबंध इसमें द्विआबंधी होगा, जिसके कारण यानी कि उसमें 2 आबंध लगे हुए होंगे, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ये षटकोणीय इन्होंने लेयर बना ली है, तो फिर उसके बाद दूसरी क्या है, एक तल दूसरी इस तरफ है, ये षटकोणीय लेयर, फिर ये आपस में जुड़ी हुई है। इन 2 विभिन्न रचनाओं के कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं। इसी कारण क्या है, इनके जो भौतिक गुणधर्म होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसमें था त्रिआबंधीय रचना थी हीरे में, और जबकि ग्रेफाइट में क्या थी, षटकोणीय रचना थी, जिसमें कि एक आबंध है, द्विआबंध है। तो अत्यंत भिन्न होते हैं इसीलिए, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब जबकि इसमें कि क्या है, कार्बन का बना हुआ, तो इसके गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे, वो समान होंगे। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन धातुओं के बारे में अध्ययन किया, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब व ताप पर उपचरित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं। अब क्या है, कार्बन की जो एक तो प्रकृति से मिल रहा है, दूसरा अगर इसको कार्बन के जो वो एटम्स हैं, उनको अगर हम उच्च दाब पर और उच्च ताप पर करेंगे
तो उसमें हीरे में बदल जाएगा और वो, लेकिन उनका आकार जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं कि हीरा जैसे है कि कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। एक बार और बता देती हूँ इसका। और कठोर रचना बनाता है। तो हीरा क्या है? कठोर रचना बनाता है। तो अब तक का संसार में जो ज्ञात है सबसे कठोर पदार्थ है ये। यह संरचना त्रिविम में संरचना बनाता है जिसके कारण ये अत्यंत कठोर होता है। कि अगर पूछा जाए कि भाई ये कठोर किस कारण से होता है हीरा, तो इसके त्रिआयामी संरचना के कारण ये कठोर होता है। तो किस कारण कठोर होता है? त्रिआयामी संरचना के कारण ये कठोर होता है। त्रिआयामी संरचना के कारण ये कठोर होता है। फिर अब यह रंगहीन होता है। हीरा का आपने सुना ही होगा या देखा भी होगा। यह रंगहीन पारदर्शी क्रिस्टल, ये ठोस होता है, क्रिस्टल होते हैं, इसमें चमक आती है। अशुद्धियों के कारण हीरो में विशेष रंग पाए जाते हैं। अब ये जो आप हीरा में देखा होगा टीवी में या वैसे भी अगर किसी ने देखा होगा, तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं हीरा का अगर देखेंगे आप, तो उसमें एक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। हाँ, तो वो किस कारण से होते हैं? तो वो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसकी वजह से इसमें विशेष रंग पाए जाते हैं। और ये कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब त्रिविम और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं हीरे के? ये गहनों में, रत्न में बनाने में युक्त होता है, जिसके कारण इसका उपयोग कांच काटने के लिए भी होता है। ये दृढ़ होता है, तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं? कांच काटने में भी यूज़ होता है। और पत्थर को छेद करने के औजारों में किया जाता है। और ऊष्मा से प्राप्त विकिरणें जो निकलती हैं उनको हीरा अत्यंत संवेदनशील होता है, जिस कारण इनका उपयोग अंतरिक्ष यानों की खिड़कियों में तथा अत्यंत सुग्राही थर्मामीटर के लिए भी किया जाता है। अब इसमें ग्रेफाइट में देखते हैं। तो ग्रेफाइट के बारे में हमने क्या बताया था कि ये चिकना और फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय रचना बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं? परतों के रूप में होते हैं, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। परतों के बीच में जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, जो ग्रेफाइट की जो ये परतें हैं उसके बीच में क्या आपको बॉन्ड दिख रहा है? ये कैसे होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। और जिससे के कारण क्या होती है? परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, जिससे ग्रेफाइट का टेक्सचर भी कैसा होता है? चिकना और मुलायम होता है। और इसका उपयोग हम किस किस चीज़ में करते हैं? मशीनों के पुर्जों को चिकना करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब इसका कलर देखेंगे तो कलर कैसा होता है? ग्रेफाइट का भूरे या काले रंग का होता है। और ये चिकना होता है, अपारदर्शी होता है। डायमंड कैसा था? पारदर्शी था, लेकिन ये कैसा है? अपारदर्शी होता है। और विद्युत का सुचालक होता है ये। और दोनों को देखेंगे तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो ये क्या, इनसे CO2 निकलने लगेगी। अब हमें पता है कि ग्रेफाइट किससे बना हुआ है? कार्बन से। अगर इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुले में अगर इसको गर्म किया जाए हाई टेम्परेचर पर, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? CO2 बना लेंगे।
अब इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला तो उपयोग अधिकतर सबको पता ही होगा, ग्रेफाइट का उपयोग जो पेंसिल आप देखते हैं, जो उसकी लीड बनती है, जो बीच में ब्लैक कलर का होता है ना, तो वो भी किसका बना होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो काला भूरा रंग के कारण इसका जो यूज़ है, हम स्याही इंक के लिए, स्याही जो होती है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, और ये विद्युत का सुचालक है। और जिसके कारण से क्या होता है, जो ड्राई सेल्स होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जो आप सेल देखते हैं उसके बीच में अगर देखा होगा कि ब्लैक कलर की कार्बन सी एक सेल, ये सेल है, ठीक है ना, सेल होता है ना ये जो ड्राई सेल, इसके बीच में अगर खोलेंगे तो एक ब्लैक कलर की रोड सी होती है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट को प्लास्टिक के साथ मिलाकर एक विशेष पदार्थ बनाया जाता है, जिसका उपयोग यान के पुर्जों में, डिश एंटीना में तथा टेनिस के रैकेट में किया जाता है। तो टेनिस के रैकेट में आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, जब वो टूट जाता है कभी तो आप देखेंगे, तो वो किस चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट का होता है। अब इसके बाद में थर्ड जो है फ्लोरीन, तीन चीज़ें थी ना, एक हीरा, कार्बन के रूप में कौन सा था, हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। अब फुलेरिन के बारे में आप क्या देखेंगे, कार्बन भी जो है ये भी कार्बन का अपर रूप है। सबसे पहले C60 की पहचान हुई थी, जो तो मेन इसमें कौन सा है, C60 होता है कार्बन का, तो फ्लोरीन में पहचान होती है इसकी C60 की, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अभी जैसे आप स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है, फुटबॉल का बना हुआ है। फुटबॉल में क्या होता है, एक पार्ट उसका हेक्सागन शेप का होता है, ये जैसे आप बीच में देखेंगे, अगर आप फुटबॉल उठा के देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक पार्ट हेक्सागन शेप का होता है, फिर उसके बाद जो कार्बन से ये जो गोल गोल देख रहे हैं आप इसमें, ये तो ये क्या है, जो गोल गोल पार्ट है, ये गोल गोल पार्ट कार्बन है ये, तो ये हेक्सागन शेप में है। फिर इनसे ही जुड़े हुए एटम्स हैं, वो कैसे हैं, ये पेंटागन शेप में बने हुए हैं। तो पेंटागन हेक्सागन शेप में बने हुए हैं। तो इसकी जो फुटबॉल के रूप में है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो, और इसकी जो डिज़ाइन किया था, ये अमेरिकी आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर कूलर था, जिनका नाम, इन्होंने डिज़ाइन किया था इन्होंने, और इसलिए इसका इनके साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका नाम फुलेरिन रखा गया। अब जो और कार्बन है ये फुलेरिन के जो हैं, अभी भी जो है C70, C90, C120 तक के कार्बन की पहचान हो चुकी है, लेकिन जो हमारा मेन है जिसमें ज़्यादा खोज की गई है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ा गया है, तो वो C60 है, कार्बन 60। इसमें तो और इसमें अगर आप देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो इसमें कितने होते हैं, 20 हेक्सागन शेप होती है, और 12 पेंटागन शेप होती हैं इसमें। ठीक है, तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे हम, इसमें 20 हेक्सागन शेप एंड 12 पेंटागन शेप्स होंगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ग्रेफाइट, कार्बन से जो बने हुए हैं, हीरा, कार्बन के कौन कौन से अपूर्व हो गए, हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। इसके बाद आता है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति। अब कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन की सर्वोत्मुखी क्यों कहा जाता है। अब ये है, कार्बन सबसे अधिक दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं, तो इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति कहा जाता है। इसी कारण से सर्वोत्मुखी मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यौगिक है ये। तो सभी विभिन्न
तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा संयोजी आबंध का निर्माण देखा है। विभिन्न तत्व देखे जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी देखी और सहसंयोजी आबंध भी देखा। हमने सरल कार्बन यौगिक किसकी, मीथेन की संरचना देखी थी। मीथेन की संरचना क्या है, कार्बन और उसके चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन के एटम। यही है ना रचना मीथेन की, याद आया, पीछे हमने पढ़ा था। अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाए जाते हैं। कितनी वस्तुएं देखी थी हमने, आपसे ही गिनवाई थी। वस्तुतः हम स्वतः ही भी कार्बन के यौगिक से बने हुए हैं। अब हमारी बॉडी को ही देखें तो हमारी बॉडी में भी क्या है, कार्बन ही है। हाल ही में रासायनिक शास्त्रों द्वारा सूत्र सहित ज्ञान कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिक एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सब से कहीं अधिक है। अगर मान लो हम सारे तत्वों को एक साथ रख दें तो भी अगर कार्बन देखें तो सबसे ज़्यादा कार्बन के तत्व पाए जाएंगे, यौगिक पाए जाएंगे। ऐसा क्यों है, यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है और किसी और तत्व में क्यों नहीं मिलता है? तो सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। क्योंकि कार्बन में क्या, कौन सी प्रकृति होती है, सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिससे क्या होता है, उसमें यौगिक ज़्यादा बन जाते हैं। अब कार्बन को दो कारकों में रखा गया है। पहला है इसमें श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है? अब कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंधों बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखलाएं तथा वलय में स्थित होती हैं। तो कार्बन में चेन में कैसे होगी ये श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला कैसी होगी कि कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कितनी भी हो सकती है, 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी कौन सी है इसमें, वो है शाखाओं वाली रचना। तो उसमें कैसी श्रृंखला कैसी होगी, ये जा रहा है ऐसे सीधी सीधी कार्बन वाली चेन जारी है और उसके साथ ही क्या होगा, एक इधर से दूसरी शाखा निकल जाएगी। तो ये कौन सी होगी, शाखीय श्रृंखला हो जाएगी। और फिर एक होती है वलय वाली रचना, जिसमें कि कार्बन किसमें व्यवस्थित होंगे, एक रिंग के रूप में, वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार से। वो कितने 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब हमने आबंधों का भी पढ़ा था कि एक आबंध से जुड़ा हुआ है, कोई द्विआबंध से, कोई त्रिआबंध से। तो जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी कि जिसमें एक इस तरह से आबंध लगा हुआ है, तो वो कैसा होगा, संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। और जिसमें 2 या 3 आबंध लगे हुए हैं तो वो कैसा कहलाए जाएंगे, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखला का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला हो जाती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होता है। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं। अब अगर कार्बन का कार्बन से बोर्ड लगा देंगे तो वो बहुत प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए यौगिक अनेक प्राप्त होते हैं, अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। अगर मान लो हम कार्बन से कार्बन के ही यौगिकों को देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो श्रृंखलन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का हो जाएगा। कौन सा, जो एक सीधी श्रृंखला में होगा, सीधी चेन में होगा, तो वो हो जाएगा श्रृंखला, लंबी श्रृंखला वाला। फिर होगा दूसरा शाखाओं वाला, ये हमने बताया है, ये लंबी चेन में होगा, ये सीधी चेन वाला, लंबी श्रृंखला वाला।